नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण एनवायरमेंटल के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 8। अल्टरनेट डे पर हम आपको 20-20 प्रश्न करके करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो वीडियो हम देखते हैं डेली जो है वो शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। इसका पिछला वाला पार्ट नंबर 7 साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके पिछला वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, जिस भी पेपर में इन्वायरमेंटल आता है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय जो है वो देता है। 4 ऑप्शन थे, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो जिसने आपका ऑप्शन नंबर ए दिया था उनका बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जो मेदिनी पुरस्कार है मुख्य रूप से लाया इसलिए गया था कि जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति पुस्तकें लिखते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, और कह सकते हैं पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, या कह सकते हैं कि जैव मंडल रिजर्व उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो अलग अलग जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके कहीं ना कहीं विकास के संबंध में, संरक्षण के संबंध में ये मेदिनी पुरस्कार जो है वो लाया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। और कब से स्टार्ट किया गया है, तो 1 अप्रैल 2018 से जो है प्रारंभ जो है वो किया गया है। इसमें जो पुरस्कार है वो आपका प्रथम पुरस्कार जो है उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, द्वितीय पुरस्कार में 75,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, तृतीय पुरस्कार में 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, और जो चतुर्थ है यानी कि प्रोत्साहन पुरस्कार जिसे हम कहते हैं उसमें 25,000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है जो है वो दी जाती है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बताया, भारतीय जो लेखक हैं उनको कहीं ना कहीं आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण जो मुद्दे हैं उनके संबंध में पुस्तकें लिखने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न है कि रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको एनपीटी से, सीबीडी से, एमडीजी से या पृथ्वी सम्मेलन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो रेड प्लस प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सीबीडी से संबंधित होता है। सीबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीबीडी की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फुल फॉर्म भी कभी कभार आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर लिख दी है। तो ये फुल फॉर्म होती है सीबीडी की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जैव या जैविक विविधता पर सम्मेलन। तो ये आपका सीबीडी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित कथन दे रखे हैं दो। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले वाले कथन की, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसको हम कहते हैं क्या, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है वो टाइगर टास्क फोर्स की जो सिफारिश है उसके बाद 2005 में जो है वो शुरू किया गया था, और 2006 में, कब, 2006
6 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के संशोधन के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था और यही प्रश्न में लिखा गया है कि कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो बिल्कुल आपका पहला वाला कथन सही लिखा हुआ है। और बात करें आपका सेकंड पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर, तो सबसे पहले आया कब था? तो भारत सरकार ने इसे 1973 में राष्ट्र पशु जो बाघ है उसको संरक्षित करने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। और प्रश्न में कह रहा है यानी कि पॉइंट में कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। तो बात करें इसके संबंध में कि प्रोजेक्ट टाइगर को कोई वैधानिक दर्जा नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। तो आपका सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। और दूसरा कह रहा है कि एशियाई ब्राउन बादल एक स्थायी घटना है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो पहला वाला कथन आपका केवल सही होगा, तो केवल एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो कि उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। यह वाला कथन आपका सही है। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? आग्नेय सेल को कहते हैं, कायांतरित सेल को कहते हैं, रूपांतरित सेल को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, और ऐसे ही सरल प्रश्न कभी कभार आपके गलत हो जाते हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन आग्नेय सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राथमिक सेल आग्नेय सेलों को जो है वो कहते हैं। और इनको प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण ही इन्हें प्राथमिक सेल जो है वो इसीलिए जो है वो कहा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। अगला प्रश्न पांचवा है कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर भी है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, तीसरा कह रहा है घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और चौथा कह रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। आपको बताना है कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर भी है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा चारों में से सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, ये आपका सही हो जाएगा। और असम के अंतर्गत यदि बात करें तो सोडितपुर नाम का एक जिला है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सोडितपुर नाम का जिला, तो इसमें जो है ये स्थित है। और ये हिमालय पर्वत जो है उसके गिरिपीठ में जो है वो आता है। और अन्य ऑप्शन भी देख लीजिएगा एक बार कि सलीम अली वाला जो है वो जम्मू कश्मीर में, घाना वाला राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में। अगला प्रश्न छठा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है? चार ऑप्शन है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, तीसरा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और चौथा है नेशनल सोलर मिशन। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के जो 8 मिशन है उनमें से एक है जो कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से जो है वो स्वीकार करता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई? काठमांडू में, कुआलालंपुर में, नई दिल्ली में, या इस्लामाबाद में? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस
कराता हूँ। तो चार ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन काठमांडू बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग काठमांडू में जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न 8 कह रहा है नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि नॉर्मल जो आप देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यही सब आपको बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो जो आपको आते हैं उनको देखने से कोई मतलब नहीं है। ये जो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि प्रश्न का यदि लेवल बढ़ाया भी जाएगा, इस टाइप के प्रश्नों को भी रखा जाए, तब भी आप जो है वो कर ले जाएं। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और ये 1197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है वो फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न कह रहा है उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है या मिजोरम में है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका वर्ण अरुणाचल आ रहा है, ये जो अरुणाचल आ रहा है इसका अर्थ होता है हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत। ये जो है इसका हिंदी में जो है वो अर्थ होता है। और यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दसवां दसवां प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा को नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाए जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? रिसाइकलिंग फीस, डंपिंग फीस या डंपिंग ड्यूटी, टिपिंग फी या मटेरियल फी? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, टिपिंग फी या टिपिंग फीस आप कह सकते हैं के नाम से जो है जाना जाता है। जब बात की जाए भूमिगत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा, रिसाइकलिंग सुविधा, इनको नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए जो शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि कौन सा विकल्प बताना है आपको यहाँ पर गलत है। पहला कह रहा है ऑप्शन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। दूसरा कह रहा है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। तीसरा कह रहा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है और चौथा कह रहा है देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है वो यहाँ पर गलत है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा विकल्प गलत होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर गलत है, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में आप कह सकते हैं ना स्थित होकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में पूरा घिरा हुआ है। तो ये आपका ज़्यादा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। बाकी सभी देख लीजिएगा ऑप्शन एक बार। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में दो यहाँ पर तीन कथन दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई। दूसरा कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पक्षों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। तीसरा कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। जब तक मैंने प्रश्न पढ़ा आपने सोच अवश्य लिया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर की हत्या पर उसमें रोक लगाई गई है। तो दूसरा भी सही है आपका कि इसी के तहत जो मयूर पंख है उनके घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। परंतु तीसरा जो है आपका गलत है, जो कि निर्यात की अनुमति के संबंध में जो है वो लिखा हुआ है। तो आपका उत्तर सी वाला 1 और 2 जो वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है आपका अगला कि कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में तो यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह मुख्य रूप से नगरपालिका ठोस कचरे का एक पूर्व प्रसंस्करण है, जो कि इसे बॉयलरों या भट्ठों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि RDAF का ऊष्मीय मूल्य कोयले से लगभग आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। और तीसरा कह रहा है कि RDAF का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। अब आपको बताना है कौन सा इनमें से कथन जो है वो सत्य होगा। केवल एक, एक और दो, केवल दो, या एक, दो और तीन, तीनों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला 1, 2 और 3। तो आपका पहला भी कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। कचरा उत्पन्न ईंधन के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, क्योंकि इन ऑप्शन में जो नहीं पॉइंट दे रखे हैं वो भी आपका इससे भी बड़े जो वन्यजीव अभयारण्य उसके अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो गुजरात में जो है वो स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1973 में हुई। ये भी पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल वैसे नहीं पूछा जाता है, परंतु मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 4953.7 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। क्षेत्रफल आपसे जो है वो नहीं पूछा जाता है, आपसे जगह पूछी जाती है और नाम पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। बाकी इससे बड़े आपके कच्छ रेगिस्तान जो आपका 7506.22 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि महाराष्ट्र में है वो 8496.44 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। व्हेलों की सुरक्षा से, वन्यजीव सुरक्षा से, ओजोन परत की सुरक्षा से, या परमाणु युद्ध से। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित होता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसमें दो सन आपको देखने को मिलते हैं, एक 1987, एक आपका 1989। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि थी, इसको हस्ताक्षर के लिए आपका 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को खोला गया था, और ये आपका 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था। इसलिए मैंने आपको कहा 1987 भी आपको सन देखने को मिलता है और 1989 तो आपका प्रभावी रूप से 1989 में जो है वो लागू हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो इसी 1989 में हुई, परंतु कब, जनवरी के बाद आपका आगे महीना बढ़कर मई माह में जो है वो हुई। मई 1989 में इसकी पहली बैठक हुई। और ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ हुई, तो हेलेंस्की में हुई। एक मात्रा लगेगी यहाँ पर, हेलेंस्की जो है यहाँ पर हुई। ये जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आप कोशिश करिए, साथ साथ में कहीं लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट नोट बना रहे हो तो लिखते चलिए, क्योंकि ये सभी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अभी तो आप इसे कथा की तरह सुन रहे हैं, तो आगे आप भूल जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें याद तो एक बार में होंगी नहीं, तो कोशिश करिए नोट करते हुए चलिए, या तो वीडियो को बाद में भी आप दोबारा से रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या है 10, 15, 17 या 25। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से
बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके जैव विविधता संपन्न देश आते हैं, जिसमें कुल 17 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक बार मैं स्पीड में नाम बता देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यूगिनिया, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। ये 17 आपके हैं नाम, ये आते हैं। आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं इंटरनेट पर चेक करके। अगला प्रश्न देखते हैं 17, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। बताना है आपको भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और बात करें स्थित कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है वो स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मूंगा चट्टान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका 19 क्या है, कौन सा मिलान आपको बताना है सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, दूसरा कह रहा है पंगोंग जार जम्मू और कश्मीर, तीसरा कह रहा है पिछौला झील राजस्थान और चौथा कह रहा है कोल्लेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आपका सही नहीं लिखा हुआ है। कोल्लेरू आर्द्रभूमि जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में जो है वो नहीं है। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, यही वाला आपका विकल्प जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि पारिस्थितिक टास्क फोर्स जो है उसका गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1980। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज की जो पार्ट है ये समाप्त होता है। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और कंप्लीट प्लेलिस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट समाप्त होता है। आज छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।